सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विवाद की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट 2024 पेपर लीक। ये कोई आम खबर नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। जो लोग दिन रात एक करके अपनी नींदें उड़ाकर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं ना, उनके लिए ये एग्जाम सब कुछ है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो एग्जाम ही पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ जाए। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल और सीधे तथ्यों के जरिए इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है 2 मई को भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज से, और ये मैसेज वाकई चौंकाने वाला था। हुआ ये कि केरल में पढ़ रहे एक मेडिकल छात्र ने अपने पिता को एक मैसेज भेजा। पिता राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते थे। मैसेज के साथ एक फाइल अटैच थी और निर्देश बिल्कुल साफ था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। उस रात तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह वो पेपर हॉस्टल के छात्रों में बंट गया, और यहीं से हमारे शिक्षा तंत्र में एक बहुत बड़े भूचाल की शुरुआत हो गई। अब असली कहानी तो एग्जाम खत्म होने के बाद शुरू होती है, जब उस हॉस्टल मालिक ने एक कोचिंग टीचर के साथ बैठकर उन व्हाट्सएप वाले सवालों को असली पेपर से मिलाया, तो जो सच सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये जो 135 का नंबर है ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। असली परीक्षा के 180 सवालों में से ठीक 135 सवाल उस लीक हुई फाइल से हूबहू मैच कर रहे थे। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं। बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 में से 45 सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे। इस एक आंकड़े ने ये साबित कर दिया कि ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी कड़वी हकीकत थी। अब देखते हैं कि ये पूरा खेल रचा कैसे गया, क्योंकि सच मानिए ये कोई गली मोहल्ले के अपराधियों का काम नहीं था। ये नेटवर्क इतना सोफिस्टिकेटेड था कि किसी हॉलीवुड थ्रिलर की याद आ जाए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेपर को महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर से स्कैन किया गया। फोन कैमरा इस्तेमाल नहीं किया ताकि पकड़े न जाए। इसके बाद अपना डिजिटल फुटप्रिंट छिपाने के लिए नासिक के आउटस्कर्ट्स में बने शैडो सर्वर्स के जरिए ये डेटा ट्रांसफर हुआ, और फिर किसी को शक न हो इसलिए गुड़गांव में असली सवालों को कुछ और सवालों के साथ मिलाकर 410 सवालों का एक गेस पेपर तैयार किया गया। पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। चलिए अब इस लीक की टाइमलाइन और पैसों की लेन देन को ट्रेस करते हैं। 26 अप्रैल को ये गेस पेपर गुड़गांव के एक डॉक्टर ने राजस्थान के 2 भाइयों को पूरे 30 लाख रुपए में बेचा। इसके कुछ ही दिनों बाद 29 अप्रैल को ये पेपर सीकर के एजेंट्स तक 5 लाख रुपए में पहुंच गया। वहां से एक अकेले एजेंट ने इसे करीब 700 छात्रों तक पहुंचा दिया। और फिर 2 मई को, जैसा कि हमने पहले देखा, ये व्हाट्सएप के जरिए केरल के उस छात्र से होता हुआ सीकर के हॉस्टल तक आ गया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि एग्जाम से हफ्तों पहले ही ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन कितनी धड़ल्ले से काम कर रही थी। अब जाहिर है सीकर के उस हॉस्टल मालिक ने इसकी शिकायत करने की कोशिश की। शुरुआत में तो लोकल पुलिस ने इसे बस एक अफवाह बताकर टार दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंच गई। इसके बाद एंट्री होती है स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की। जांच शुरू हुई और एसओजी के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने कहानी पलट दी। व्हाट्सएप पर उस पेपर वाली फाइल पर एक छोटा सा टैग लगा था, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। इस एक टैग ने इन्वेस्टिगेटर्स को यह समझा दिया कि भाई ये मामला किसी एक शहर का नहीं है, ये पेपर तो पिछले 1 महीने से बड़े लेवल पर सर्कुलेट हो रहा था। यहाँ पर सोर्स रिपोर्ट्स कुछ बेहद अहम और चौंकाने वाली बातें सामने रखती हैं। हम यहाँ सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे, बिना किसी का पक्ष लिए। जिन 2 भाइयों मांगीलाल और दिनेश बेवाल ने ये पेपर खरीदा था, उनके बारे में कुछ दिलचस्प डिटेल्स मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक भाई कथित तौर पर रूलिंग पार्टी के यूथ विंग से जुड़ा है और उसकी राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इस परिवार के 4 सदस्यों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था, और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इन्हें 1 महीने पहले से पता था कि इस बार पेपर लीक होने वाला है। ये सब कुछ सिस्टम के अंदर मौजूद बहुत गहरी खामियों की तरफ इशारा करता है। अब जरा सिस्टम का डिफेंस देखिए और उसे जमीनी हकीकत से कंपेयर कीजिए। एक तरफ हमारे पास 135 एकदम हूबहू मैच करने वाले सवालों के डिस्ट्रीब्यूशन का पक्का सबूत है, और दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का बचाव आता है कि कोई असली पेपर लीक ही नहीं हुआ। उनका दावा था कि बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था जिसमें कुछ सवाल एग्जाम से मिलते जुलते थे।
ये तो बड़ा ही अजीब लॉजिक हुआ ना। मानो जब तक पूरे 180 के 180 सवाल लीक ना हो तब तक उसे लीक माना ही नहीं जाएगा। इस तरह के गोलमोल जवाब अक्सर सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर और बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। और जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहाँ सीधे सीधे दो राज्यों के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स का साफ दावा है कि इस पूरे लीक का जो असली सेंटर है वो महाराष्ट्र का नासिक है। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ नासिक के डीसीपी का बयान आता है कि पेपर तो उनके यहाँ कभी प्रिंट ही नहीं हुआ। अब जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स और राज्य ही एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगें तो मेन इन्वेस्टिगेशन तो कहीं पीछे ही छूट जाती है और ऐसे में जवाबदेही तय करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अगर हम इस पूरे मुद्दे को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये कोई एक दिन या एक बार की घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक फेलियर है। सिर्फ 2024 में ही एग्जाम से पहले लीक के कई और मामले भी आ चुके हैं, फिर वो बिना किसी लॉजिक के दिए गए ग्रेस मार्क्स हों या फिर 67 छात्रों का एक साथ 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर लाना। ये सब बहुत गहरे सवाल उठाते हैं। हर बार यही होता है कि कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जब तक सिस्टम की जड़ों को ठीक नहीं किया जाएगा ये सब ऐसे ही बार बार होता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? ये 22 लाख का जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक डेटा नहीं है। ये 22 लाख वो छात्र हैं जिनका पूरा भविष्य, उनकी उम्मीदें इस एक एग्जाम पर टिकी थीं। जरा उस मेंटल और इमोशनल प्रेशर के बारे में सोचिए, जब महीनों की नींद और सालों की मेहनत के बाद किसी को पता चले कि एग्जाम रद्द हो गया है और अब दोबारा टेस्ट देना होगा। परिवारों ने कोचिंग के लिए लाखों रुपए दांव पर लगा दिए और कुछ लोगों ने चंद पैसों के दम पर पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल नुकसान नहीं है, ये लाखों युवाओं के आत्मविश्वास को तोड़ने वाली बात है। खैर, इतनी निराशा के बीच सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी सलाह भी मिलती है। किसी भी एक एग्जाम को ये तय करने का हक नहीं होना चाहिए कि किसी का भविष्य कैसा होगा। एक प्लान बी हमेशा होना चाहिए। आज के इस दौर में ट्रेडिशनल रास्तों के अलावा भी बहुत से बेहतरीन और मॉडर्न करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में डेटा साइंस, डिजिटल मीडिया में यूआई डिज़ाइन या फिर एनवायरनमेंट सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। ये वो फील्ड्स हैं जहां कमाल की ग्रोथ है। अपनी काबिलियत को सिर्फ एक डॉक्टर या इंजीनियर के टैग तक सीमित रखने के बजाय आज के समय में इन नए रास्तों को एक्सप्लोर करना कहीं ज़्यादा समझदारी है। अंत में इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। अगर इन हाई स्टेक्स एग्जाम्स को सुरक्षित रखने वाला सिस्टम इसी तरह बार बार फेल होता रहा, तो क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि हम छात्रों की योग्यता मापने के इस पूरे तरीके को ही बदल दें? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम का किसी एक परीक्षा पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर बनाइएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।